वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी आज के इस मॉक टेस्ट की एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शनिवार को आप मॉक टेस्ट देते हैं और उसके एनालिसिस में वीडियो माध्यम से आपको कराता हूं। आप लोग अपने पूरे टेस्ट का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अपने सही प्रश्नों को ऑब्जर्व मैच करा सकते हैं, जहां पे भी कोई डाउट हो उसको दूर कर सकते हैं। इस प्लानिंग में मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड रहेंगे तो इसका फायदा आपको आगामी तैयारियों में या अपनी परीक्षाओं में जो आपको फेस करना है आगे चल करके, उनमें जरूर दिखेगा। आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको ऐसा ही लगेगा जैसा आपने यहाँ पर टेस्ट में फील किया था, जैसा अनुभव किया था, यही आपको पेपर में भी दिखेगा। तो जरूरी है कि आप लोग टेस्ट दें, प्रॉपर टेस्ट में पार्टिसिपेशन दिखाएं, अच्छे से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें, जो भी पीडीएफ्स आपको दिए जा रहे हैं उसको स्टोर करके रखें और यहाँ पर हर एक टेस्ट की कनेक्टिविटी में हमसे जुड़े रहें। साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी अपनी प्रॉपर वे में करते रहें। मैं टेस्ट के पीडीएफ को जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी तो मिला होगा, साथ साथ अगर व्याख्या के फॉर्म में भी आपको इसका सलूशन चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, जो केवल आपको पीडीएफ सलूशन नहीं देगा बल्कि आपको जितनी भी एक्टिविटीज हमारी मैथ्स की होगी उसमें आपको जोड़े रखेगा। तो आप लोग इससे जरूर जुड़ जाइए जिससे कि प्रॉपर हम आपको इन्वॉल्व कर सके, हर तरह से आपको कनेक्ट कर सके। अब मैं आपको सीधा पहले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ। पहला प्रश्न बोर्ड पर ओपन हो चुका है। मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में देते चले। आपको जो प्रश्न नहीं समझ में आया उसके बारे में हमें लिखते चले और साथ साथ अपने जो प्रश्न आपने किए हैं उसको सही तरह से ऑब्जर्व कर लें, मिला लें, सही गलत चेक कर लें और साथ साथ आप लोग ये भी समझ लें कि हमें अगर मान लो कोई प्रश्न नहीं आता उसको कैसे हम सॉल्व करें, कैसे अपनी अपनी दुविधा को आप दूर करें। पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा है, परसेंटेज का एक सिंपल सा प्रश्न है लेकिन अक्सर कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है 140 का मतलब गुणे होता है 30% लिखा है, बराबर 840 लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एक बना हुआ है और इसके सामने परसेंटेज है। अब ऐसी कंडीशन में हमें इसका अर्थ समझ में आ गया है कि क्वेश्चन मार्क ही फाइंड करना है, तो परसेंटेज को परसेंटेज से हटा दिया। अभी देखिए एक जीरो भी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। देखिए मैंने जीरो से जीरो कैंसिल किया। 14 छंगे 84 होता है, ये भी समझ में आया। 6 पंचे 30 होता है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू 5 है, मतलब 5% है। राइट सोल्यूशन क्या होगा बताएं? 5% होगा या 5 होगा। 5% ना बोल करके सिंपली नंबर बोली, क्योंकि परसेंटेज तो लगा ही हुआ है। यहाँ पर इसका अमाउंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंपली 5 होगी। तो यहाँ पर आप 5 रखेंगे तो 5% इसका माना जाएगा बेसिकली। और ये पूरा आपका देखिए 140 का जो 30% है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आइए, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, पूरा रीडिंग करिए। यदि ब्याज की दर 5% है, 5% है, तो 10,000 प्रत्येक की राशि पर अब से 3 वर्षों के बाद मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का कितना अंतर है। मतलब एक तरह से हमसे पूछा जा रहा है 3 वर्ष के एसआई और सीआई में डिफरेंस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। आप सबको पता है कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। अगर हम 5% की दर लेकर चल रहे हैं तो 3 साल में 15% ही ब्याज मिलेगा। जबकि आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता रहता है, सतत इंक्रीज अप्लाइड होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब यही 5 और 5 अगली बार जुड़ करके 10 के साथ साथ 5 पर फिर से ब्याज बनाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सतत ब्याज होगा तो वह 15 से ज्यादा आपको ब्याज दे देगा। जो डिफरेंस आएगा वही हमें बताना है। इसके लिए एक फार्मूला भी आप याद रख लीजिए और साथ साथ एक पैटर्न भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। फार्मूला ये रखिए दिमाग में कि जब भी कभी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो एक फार्मूला लगा सकते हैं, PR² डिवाइड बाई 10,000 इंटू 300 प्लस R मतलब दर डिवाइड बाई 100। इसका उपयोग कर सकते हैं 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को ज्ञात करने के लिए। अगर आपका मूलधन 10,000 है तो आप यहाँ लिखिए 10,000 गुणे R², R मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा 25। नीचे भी देख रहे हैं आपका 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, गुणे आप देख रहे हैं यहाँ पर 305 होगा, डिवाइड बाई आपका 100 होगा। करेक्ट। अब आप इसका कैंसिलेशन करिए जो पॉसिबल, जैसे देखिए इससे कैंसिल होगा, 25 100 के 100 होगा, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 7 28, 2 5 4 छंगे 24, 4 2 8, 4 5 20, 76.25 आ रहा है जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। इसके अलावा भी इसका करने का और भी तरीका होगा। एक तो तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मूलधन को कंपेयर कर सकते हैं। अगर 5% की दर ले लें हम लोग तो उसको हम 1/20 कर ले और 20 का वर्ग करके हम मूलधन कंपेयर करके भी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब एक प्रोसीजर बहुत बढ़िया होता है कि 5% को हम आप सिंपल लिख दे 1/20। क्या लिख दे? 1/20। क्योंकि 3 साल की बात है तो आप प्रिंसिपल को मान लीजिए, जैसे अब इस समय यह प्रिंसिपल होता है या ब्याज होता है, प्रिंसिपल को मान लीजिए यहाँ पर 8,000। करेक्ट, 8,000 मान लीजिए, या इस वैल्यू पर भी आप चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर इस समय टेबल एक बनाना होगा और इस टेबल में यहाँ SI लिखना होगा, यहाँ CI लिखना होगा। यही बातें आपको ध्यान देनी है, SI और CI। एक बात याद रखिएगा, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है,
और ये तीसरा साल है। इस तरह से वैल्यूज है, 3rd ईयर तक का यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है। आप इसको प्लान करिए। आप मूलधन 8,000 पर भी लेकर जा सकते हैं, तो बाद में फिर तुलना करके आपको 10,000 से कंपेयर ही करना पड़ेगा। आप उस पर भी जा सकते हैं जो आपने कैलकुलेशन सोचा है। क्लियर? अब आप देखो, अगर 8,000 पे चलते हैं तो आप एक बात समझो, 8,000 का हम लोग क्या कर लें, 1/20 अर्थात 5% कर लें। दैट मीन्स 1/20 कर लें। करेक्ट? 20 चौके 80 होता है, 400 होगा। यहाँ 400 होगा और प्रत्येक साल साधारण ब्याज बराबर ही होता है, अर्थात 400 ही होगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर ही होगा, मतलब 400 ही होगा। अगले साल जाना है तो आपको पता है कि 400 तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ इस 400 का 1/20 फिर से लगाना पड़ेगा। 20 विषम में होगा, मतलब यह 20 होगा। कुल मिला के 420 यहाँ पहुंचेगा और 420 में फिर से 420 का 5% करना होगा, तो 5 8 40, 5 चौके 20। तो यहाँ पर आपका एक प्रकार से अगर देखा जाए, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर फिर से 1/20 करते हैं, 420 गुणे 1/20, 1/20 तो 0 हुआ, 2 21 बार, यहाँ पर 21 हो गया। कहने का मतलब आप देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कैसे डिफरेंस समझ में आएगा? इन दोनों में तो कोई अंतर है नहीं, इसमें अंतर है कितने का, 20 का। इसमें भी अंतर आपको 20 और 21 अर्थात 41 का दिख रहा होगा। 41 20 कितना हुआ, 61। अब हम आपसे कह सकते हैं, अगर अपना मूलधन 8,000 है, करेक्ट, तो अंतर कितना है, 61 का है। और अपना मूलधन रियलिटी में 10,000 का है, तो अंतर कितना है बताइए। यहाँ पर इसको हमें निकालना होगा। 3 जीरो देखिए ऐसे खत्म हो गए। अब आप देखिए 2 चौके 8 कर दिए, 2 पंचे 10 कर दीजिए, 5 1 के 5, 5 छंगे 30, वही 305 और बटा 4, मतलब वैल्यू वही आएगी। तो आप करने के देखिए कई सारे मेथड होते हैं, कई तरीके होते हैं। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं, मतलब दोनों तरीके। अगर फार्मूला याद नहीं है तो कुछ पैटर्न पर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने डिटेल से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसी आधार पर आपका उत्तर सेट हो पाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर 76.25 है। आपने कई लोगों ने सही सोल्यूशन दिया भी है। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पर आइए और सही सोल्यूशन इसका समझिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आजकल की परीक्षाओं में दिख जाता है, बस एग्जामिनर ये सोचना चाहता है कि आप सही जोड़ घटाव कर पाते कि नहीं। दरअसल हम इसमें पूरा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे क्या बात है, मैं जोड़ घटाव नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन फिर भी गलतियां लोग करते हैं और हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको रियल बताऊं, ठीक है, ये सीक्रेट की बात, मतलब हमको भी लगता है यार क्या अब इसको लेकर के चले, हम जोड़ घटाना करें, फिलहाल करते हैं भाई, दिया ही प्रश्न है तो जरूर करा जाएगा। इन सभी नंबर्स को जोड़ करके इससे घटाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप चलिए जोड़िए। पहले 38.9 है, करेक्ट। अब 9 जीरो जीरो कर दीजिए, एक और जीरो बढ़ा दीजिए। 22.257 है, 257, गलती कहीं नहीं करना है भाई। हाँ, अगला देखिए 0.9637 है। ना एकदम आप कोई बहुत स्मार्ट मत बनिए, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिकल करिए। इस 7 हुआ, इस 7 3 10 हुआ, 5 6 11 1 12 हुआ, 9 2 11 9 20 1 21 हुआ, कैरी 2 हुआ, 8 2 10 2 12 की 2 हासिल 1 हुआ, 3 2 5 1 6 हुआ। अभी आपको क्या करना है, 62.1207। ये अच्छा हो गया कि इधर का पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया। 29 बन रहा होगा, 11 से 2 9 और 8 से 6 2, 29 इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 29 इज द राइट सोल्यूशन, 29 है। तीसरे क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपका क्या है, 29 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप लोग एग्जैक्टली इस सोल्यूशन को देख सकते हैं और मुझे भरोसा है कि आपने किया भी होगा, ठीक है। ईमानदारी से अपने आंसर जरूर देते चलिए, कंफर्म करते चलिए कि हमको ये चीजें आई है कि नहीं आई है। इस तरह के प्रश्न भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए, मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ। जो भी पुस्तक होती है 100 पन्ने 200 पन्ने, उसके 3/8 भाग को मैं पर डे पढ़ लेता हूँ। अगले दिन क्या करता हूँ, जो बची भाग होती है, बची पुस्तक का पार्ट होता है, उसका 4/5 भाग पढ़ता हूँ। मतलब शेष जो बची पुस्तक थी उसका 4/5 भाग नेक्स्ट डे पढ़ा। फिर उसके बाद कहा यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते हैं, इसके बाद भी 30 पेज अभी बचे हैं, जैसे हमको सोचना हो, किसी ने पूछा हमसे कि भैया कितने पेज अभी बचे, तो कहो 30 पृष्ठ। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे या हैं, ये बताना है। ऐसे में हम लोग को पुस्तक के पृष्ठों की संख्या सोचनी होगी अपने मन से। आपको दिख रहा है यहाँ पर 3/8 और शेष का 4/5, 8 पंचे 40। पुस्तक में पृष्ठ की संख्या मान लो 40 है, टोटल मान लो 40 है। ऐसी संख्या सोचो जो 8 और 5 मतलब जो उनके डिनोमिनेटर से उनसे कैंसिल हो जाए। अब आपको कहा जा रहा है, आपने खुद ही कहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखिए लिखा है आपने, अपने नाम को लिखा है। आपने कहा कि मैं 3/8 भाग पढ़ता हूँ, तो 40 का आप कर दो 3/8, 8 पंचे 40, 5 15, मतलब 15 पन्ने मैंने पहले दिन पढ़ा। 15 पन्ने पहले दिन पढ़ा, तो बताओ कितने पन्ने बचे, 25। अभी आगे दूसरे दिन, पहले दिन की बात है, इतना बच गया। अब दूसरे दिन चलिए, दूसरे दिन मैंने पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, तो 25 बचा था। 25 का 4/5 भाग करिए, 5 पचे 25, 5 चौके 20। हमने 20 पन्ने पढ़ लिए। अभी कितने पन्ने बचे, 5। कितने पन्ने बचे, 5।
यह 5 की संख्या जो बिना पढ़े रह गई वो कितनी है? 30 है। कितनी है? 30 है। पुस्तक में कितने टोटल पृष्ठ है? टी है। टी बराबर 40 है। 40 बराबर बताइए 5 8 40, 8 3 24, 240 टोटल पन्ने थे, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है? डी में दिया है। डी ऑप्शन 240 टोटल पन्ने थे। इस प्रश्न का करेक्ट हल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन राइट सोल्यूशन, और कई लोग के सही आंसर्स आए हैं, मैं खुद देख रहा हूं कमेंट्स को। ठीक है, मत सोचना कि सर कहाँ है लाइव, सर लाइव है, अब लाइव देख रहे हैं आपके कमेंट्स को। तो आपका सही उत्तर 240 एकदम उतार लीजिए, करेक्ट सोल्यूशन आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बहुत शानदार सा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, आप सोचोगे तभी अच्छे से कर पाओगे। कहा एक संख्या है 334 गुणे 545, ठीक है, गुणे 7 है, 7 के बाद पी है। अब पी के मान पर, या मतलब उसके एक तरह से 7 की इकाई का अंक, या ये संख्या जो लिखी है 2 अंक की, उसका इकाई का मान इसने अननोन पी कर दिया। कह रहा है संख्या 3340 से विभाज्य है, तो पी का सबसे मिनिमम अमाउंट या मिनिमम वैल्यू क्या होगी? यह किससे डिविजिबल है बताइए? 3340 से पूर्णतया डिविजिबल है। अब पूर्णतया डिविजिबल है तो आप एक बात समझो, इसको हम क्या सोच सकते हैं? इसको हम 334 गुणे 10 सोच सकते हैं कि नहीं? अब देखिए ये तो पूरी तरह से इसको काट ही दे रहा है, काट दे रहा है। अब बच रहा है 10। अब 10 बच रहा है, मतलब 10 का अर्थ है कि हमारे पास यह जो संख्या है प्रोडक्ट के रूप में या इंडिविजुअली 10 से जरूर कटे। और 10 से कभी कोई संख्या तभी कटती है जब 2 और 5 का जोड़ा बनता है। 2 और 5 का जोड़ा बनता है। 5 तो यहाँ मिल जाएगा, 5 यहाँ मिल जाएगा क्योंकि 5 से कटने वाली एक संख्या है। यहां से उम्मीद है, क्योंकि इसमें 2 से कटने की स्थिति नहीं बन रही है, यहां से उम्मीद है क्या है कि यह 2 से कट जाए। 2 से कटने के लिए इसे मिनिमम, 2 से कटने के लिए इसे मिनिमम ऑप्शन होता तो 0 भी, नहीं तो आपका यहां पर 2 होना अनिवार्य है। मतलब यहां पर आप मिनिमम अगर 2 पुट कर दें, 2 पुट कर देने से इसमें 2 का फैक्टर बन जाएगा, इससे 5 का फैक्टर बन जाएगा। 2 5 10 होता है मल्टीप्लाई होके, 10 से जरूर कट जाएगा। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मिनिमम आप 2 पुट कर दें तो यह सही आंसर बन जाएगा, और यह संख्या जो है 3340 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो राइट सोल्यूशन, हालांकि 4 देखो, अब 4 की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि 4 रखने से भी 2 का फैक्टर बनेगा, और यहाँ 5 का फैक्टर तो ही है। इस हिसाब से हम बना सकते हैं 4 की केस में, लेकिन हमसे मिनिमम पूछा है तो 2 हम इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन कहेंगे। करेक्ट है, इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर 2 है, जो 5वें प्रश्न का करेक्ट हल है। और ए ऑप्शन है, जितने लोगों ने 2 लगाया है, परफेक्ट सोल्यूशन है। ठीक, आगे बढ़िए। अब ये प्रश्न भी देखिए एलसीएम का है, एचसीएम एचसीएफ का, लेकिन पूछा जाता है, और मुझे भरोसा है कि बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन ये भी भरोसा है कि बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे। वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। एक संख्या सोचना है आपको n, इस n को हमें भाग करना है किससे पता है? 12 से, 16 से, 20 से, 24 से और 28 से। मतलब इस n को, ये लाइंस देख लीजिए आप इस नंबर की, ये सब भाजक हैं। ये लोग इस n को भाग करेंगे, ये सब भाजक है, लिख दीजिए भाजक है। ऐसा भाग करेंगे कि शेषफल, रिमाइंडर इनके क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। शेषफल इनके आए 5, 9, 13, 17 और 21 आए। ये सब इनके शेषफल आ जाएं, 5, 9, 13 और 17 और 21 आ जाएं। हमें ऐसी संख्या n ढूंढनी है। एक बात यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा, ये सब भाजक है, मतलब ये पूर्णतः डिवाइड करने की स्थिति में है। अब पूर्णतः तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि सबके अलग अलग शेषफल आ रहे हैं, लेकिन एक आपको दिख रहा होगा पैटर्न कि सभी भाजक और शेषफल का जो अंतर है, आप चेक करिए। 12 से 5 निकला 7, 16 से 9 निकला 7, 20 से 13 निकला 7, ठीक है 7 निकल रहा है, 24 से 17 7, 28 21 7। सबके जो भाजक और शेषफल के अंतर है 7 है। इसका मतलब मैं श्योर हो चुका कि हम एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचेंगे जो इन सब से पूरी तरह से कट जाएगी। और कटने के बाद यह नंबर जो है, यह नंबर देखो, कटने के बाद अगर इसको हम 7 कम कर दें, अगर हम 7 बढ़ा दें तो सब में बराबर शेषफल 7 आएगा। 7 अगर हम कम कर देते तो आपका सही उत्तर बन जाता, मतलब वह नंबर प्राप्त हो जाता। इसका मतलब जो आपका उत्तर होना चाहिए वह अगर ऐसी पोजीशन पे होगा कि आप अगर उस संख्या को सोचिए तो वह संख्या इन सब से कटने वाली संख्याओं से 7 कम होगी। इन सब संख्याओं से कटने वाली संख्या से 7 कम होगी, तो इसका मतलब इन सारे ऑप्शंस में आप 7 जोड़कर देखिए क्या वह प्रत्येक से कट जाएगी। 7 जब मैंने जोड़ा तो जोड़ने के बाद 7 3 10, अंतिम में 0 आया, करेक्ट। 7 5 12, अंतिम में 2 आया, 7 5 12, अंतिम में 2 आया। तो किसी हालत में ये दोनों ऑप्शन तो नहीं ही होंगे, नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अंतिम में 2 है, अंतिम में 2 है। एक संख्या 20 से कटेगी तो कन्फर्म है उसके अंत में 0 आएगा। तो 0 की पॉसिबिलिटी में 1600 क्या हो सकता है? अगर इसको देखिए तो 1680 हो सकता है। 1680, 73 में 7 जोड़ दिया तो 80 होगा। अब 1680 चेक करिए क्या प्रत्येक से कट रहा है?
प्रत्येक से कटने का मतलब पहली चीज तो 16 से ही कटे। 16 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसके अंतिम चारों अंक 16 से कट जाएंगे। 16 1 के 16, 16 5 80 बिल्कुल कट जाएगा, 16 से कट गया। 5 और 4 से कट जाए, बिल्कुल कट रहा है, 4 से भी कट रहा है क्योंकि 16 से कट चुका है। 8 से कट जाए, 3 से कट जाए, 8 से तो कट ही जाएगा, 3 का और देखिए 8 से 14 1 15, 3 से कट रहा है, ठीक है। 7 और 4 से कट जाए, 7 4 से तो कट ही रहा, 7 का और देख लीजिए, 7 से चेक करिए, 7 दूना 14, 7 चौके 28, बिल्कुल 7 से कट रहा है। 12 से कट जाए मतलब 4 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट ही रहा है, 3 से और कट भी रहा है, तो कुल मिला के जो 1680 होता वो सबसे कट जाता। बट उस 1680 से 7 घट करके यह संख्या जो 1673 है, आप चेक कर लीजिए भाग दे करके। 12 से करेंगे तो कन्फर्म है कि 5 से फल आएगा, 16 से करेंगे तो 9 आएगा, 20 से करेंगे तो 13 आएगा, 24 से करेंगे तो 17 आएगा, 28 से करने पर 21 आएगा। तो यही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा और विश्वास है कि आप लोग जैसा बता रहे हैं कि पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का उत्तर है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन, छठे क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन ए ऑप्शन है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का क्या है औसत? 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। देखो इसको हम दो प्रकार से समझाते हैं, एक तो ट्रेडिशनल, दूसरा थोड़ा ट्रिक लगा करके। जो ट्रिक में पढ़े होंगे उनको भी कंफर्म होगा। जैसे कैसे, ध्यान समझिएगा। आप सबको पता है कि औसत बराबर योग बटा संख्या, मतलब अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, हमें उनका औसत निकालना है तो उनका जोड़ कर दें, योग कर दें, योग बटा संख्या से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? औसत पता कर सकते हैं। अब जैसे इसने हमसे कहा कि 20 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्या, अब इसमें अगर हमको जैसे इसको ऐसे सोचना ट्रेडिशनल एकदम, अपने पास ये संख्या लिख दो, औसत लिख दो और लिख दो योग। संख्या लिख दो, औसत लिख दो और लिख दो योग, कंफर्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 20 संख्या है, औसत है 12, योग है, योग कितना हो जाएगा बताइए, खुद ही सोचिए। योग मतलब औसत गुणे संख्या, 12 दूना 24, 240। उसी तरह से अब देखिए इसी का डिस्ट्रीब्यूशन समझिएगा। इसी 20 में 12 अलग कर लें। इन 12 संख्याओं का औसत देखिए कितना दिया? 11 दिया है। गुणा करिए कितना आएगा? 132 आएगा। गुणा करिए, 12 1 के 12, 12 1 के 12, 13। इन्हीं में से 8 संख्या और है। 8 की कितना? 7 संख्या, 12 7 देखो कितना होगा? 19, मतलब एक संख्या अभी भी बचेगी। 7 संख्याओं का औसत 10 है, मतलब 70 है। जोड़ के देखिए 2 है, 7 3 10, 210 हुआ। टोटल जोड़ 240 था, 202 हो रहा है इनका जोड़, तो बची संख्या बताइए। 240 से 202 निकाल दें, 38 होगा। तो राइट सोल्यूशन देखिए 38 है। मतलब इस सेंस ऐसे बना कि अपने पास 1 से लेकर 20 तक की टोटल संख्या थी, यही था ना, 20 तक की संख्या थी। इन सभी का औसत क्या था? 12 था। अब इसमें भी शुरुआत की 12 संख्याओं तक का, 1 से 12 तक का औसत 11 है। इसके बाद 7 और संख्याओं का औसत कितना है बताएं? 7 और संख्याओं का औसत 10 है। ये जो 20वीं संख्या अंतिम बच रही उसी का मान आपको बताना है। तो आपने देखा इस तरह से बताया। हम इसका करने का एक तरीका आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है मिसिंग नंबर, एक नंबर छूटा है। पूरे 20 में से 12 अलग, 7 अलग, अभी एक छूटा है। हमने कहा 20 संख्याओं का औसत 12। इसका तरीका देखो ऐसे करते हैं। 20 का औसत 12 है, पहली 12 का औसत 11 है, अगली 7 का औसत 10 है, करेक्ट। अब एक्चुअल औसत 12 है और यहाँ 12 का औसत 11 है, 7 का औसत 10 है। बोलिए इतने से किससे कितना कम है? 1 कम है, -1 लिखिए। यह एक्चुअल से है कितना कम है? 2 कम है, -2 लिखिए। अब आप इसको काम करिए, 12 1 के क्या कर दीजिए? -12, मतलब इसको 12 को 1 से गुणा करिए, 7 को 2 से गुणा करिए, -14, जोड़िए कितना? -26। नेगेटिव है ना, जब मिसिंग होता है तो जोड़ दिया जाता है, नेगेटिव पर जोड़ा जाता है, पॉजिटिव पर घटाया जाता है। 26 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 38वां संख्या होगी जो कि आपकी मिसिंग थी। दोनों से कर लीजिए, आपके एग्जाम में जैसा भी आपको फील हो, जैसा आप जिससे कनेक्ट कर पाए, उस हिसाब से आपको इसका उत्तर बताना चाहिए। तो राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, 38 है। अगले प्रश्न पर आइए। 2 धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन कहलाता है और गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है। 5 और 3 है, अरिथमेटिक मीन 5 है और ज्योमेट्रिक मीन 3 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, 2 संख्याएं ले लेते हैं, एक ए और बी। अरिथमेटिक मीन जिसे एम कहते हैं वो सिंपली a + b/2 होता है, मतलब संख्याओं का जोड़ बटा दी गई संख्याओं का जोड़ बटा 2, क्योंकि 2 ही संख्या है। और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या होता है? जीएम कहलाता है, दैट इज √AB। ये ध्यान दीजिएगा। अरिथमेटिक मीन आपको कितना दिया है? 5 और ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है? 3। इससे क्या सेट होगा समझिए।
a प्लस बी बराबर कितना होगा 10, अर्थात दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जोड़ कितना हुआ 10। अगर ए बी बताना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो इसका रूट हटेगा या 9 होगा। मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ 10 है और जिनका प्रोडक्ट क्या है 9 है, हमें ऐसी संख्याएं सोचनी है। तो आप देखिए इन दोनों संख्याओं को ऑप्शंस के हिसाब से चले जाइए, बाकी करने के और तरीके भी हो सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से आप ए माइनस भी निकाल सकते हो, मतलब हर चीज कैलकुलेट कर सकते हो, अलजेब्रिक जा सकते हो। फिलहाल हमको क्या जरूरत है, ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन पे देखा दो संख्याओं को जोड़, जैसे 9 1 10, 10 होता है जुड़ करके मैच कर रहा है, 9 गुणे 1 9 होता है मैच कर रहा है। तो मतलब जुड़कर 10 हो रहा है और प्रोडक्ट होकर 9 हो रहा है, तो हमें क्या जरूरत है कहीं और जाने की, यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आपका बी ए ऑप्शन ही होगा। बाकी देखिए 16 4 20 है, 8 4 12 है, 4 2 6, कोई जुड़कर 10 ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का उत्तर है, 8वां नंबर है, पहला ऑप्शन है। आपके कमेंट्स भी सही उत्तर दे रहे हैं। तो राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन 9 and 1 इज द राइट सोल्यूशन, पहला ऑप्शन करेक्ट सोल्यूशन है। आइए 9वें क्वेश्चन पर, इसको ध्यान दीजिए। किसी संस्था के सदस्यों की संख्या 2500 है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सदस्य टोटल मेंबर्स कितने हैं 2500 हैं। यदि वह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घटती है, बहुत बार आपने सुना होगा, 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितनी वृद्धि या कमी होगी। संख्या पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। अगर प्रतिशत पूछा होता तो ठीक था, प्रतिशत पूछा होता तो हमें इस 2500 का कोई लेना देना ही नहीं था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसने हमसे कहा कि सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसीजर है दैट इज, जब हम पहले साल दूसरे साल तीसरे साल जो चेंज कर रहे हैं, लगातार क्रमिक कर रहे हैं, तो इसको हम कंटिन्यूड या सक्सेसिव या सतत कहते हैं। इसको हम सतत वृद्धि या कमी कह रहे हैं। और उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी सतत वृद्धि कमी हो और प्रतिशत वृद्धि जितनी पहले साल हुई उतना ही दूसरे साल प्रतिशत कमी हुई है, जितना पहले साल बढ़ा है उतना ही दूसरे साल घटा है, तो ऐसे में आपको बता दो कि नेट जो होगा फाइनल वह कमी ही होगी, नेट प्रतिशत कमी होगी। मतलब ऐसे में हमेशा ध्यान देना कि नेट कमी ही होगी, कुल मिला के ओवरऑल में हमेशा कमी होगी। और जो कमी का प्रतिशत होगा वह आपका x² अपान 100 होगा। जो आपको परसेंटेज दिया है उसका वर्ग बटे 100 होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10% की वृद्धि है और 10% की क्या है कमी है, 10% की वृद्धि है और 10% की कमी है, तो आपको बता दूं कि 10 का वर्ग बटे 100 मतलब ध्यान देना 1% की क्या होगी, 1% की कमी होगी। अब 1% की कमी किसमें, टोटल सदस्यों में, जो कि 2500 है। तो 2500 का हम क्या कर दें बताएं 1%। किसी भी चीज का 1% करना बहुत ही आसान होता है, अंतिम के 2 अंकों पर दशमलव लगा दो, बस 1% हो गया। तो एक तरह से 25 सदस्यों की क्या होगी बताइए, कमी होगी। बहुत सारे लोग गलती से इसमें 1% की कमी के चक्कर में इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं, हो सकता है लगाया ही हो आपने, लेकिन 25 सदस्यों की कमी होगी जो कि 1% कमी को प्रेजेंट करेगा। अगर हमसे पूछा होता कितने % की कमी होगी तो उस 2500 से हमारा कोई मतलब नहीं था लेना देना, लेकिन उस समय ये प्रश्न की वर्डिंग दूसरा कुछ कह रही है और आपने देखा कि सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो रहा है, 25 सदस्यों की कमी हो रही है। तो 9वां क्वेश्चन करेक्ट सोल्यूशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है कि दृष्टि 20 गेंदों को रुपए 20 की दर से खरीदती है। एक दृष्टि जी हैं, उन्होंने क्या किया, 20 गेंदों को खरीदा 25 की दर से, सॉरी नॉट 20, 25 की दर से खरीदा कि 20 बॉल्स 20 गेंदे 25 रुपए में खरीदा और लाके जब बेचना शुरू किया तो उसने अभी तक 15 गेंदे बेची हैं, मतलब 20 में 15 बेचा है, कितने रुपए प्राप्त करा है, अभी तक केवल 10 रुपए बेचारी प्राप्त कर पाई है। ठीक है, उसने कंफर्म कर दिया, ना करता तो ज्यादा अच्छा था। उसके हानि का प्रतिशत बताओ, मतलब उसने कंफर्म कर दिया प्रश्न में कि उसको हानि हो रही है, जबकि आपको इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाना चाहिए था। यहां पर लिखना चाहिए था कि उसके हानि या लाभ का प्रतिशत बताओ, और ऑप्शन में लाभ हानि परसेंटेज मेंशन करता उसी सेम डेटा के साथ, तो थोड़ा डाउटफुल हो जाता। एक बात जान लीजिए, कभी दुकानदार जब कोई सामान खरीदने की कोशिश करता है थोक में, तो वह प्रयास करता है कि वह ज्यादा सामान को कम दाम में खरीदे, इकट्ठा खूब सारा सामान लाए, कम पैसे में लाके अपनी दुकान पर सजा के रख दिया साफ करके, और उसी कम सामान को ज्यादा दाम में बेचा। लेकिन उसने गलती कर दी, 20 गेंदे खरीदा 25 में और अभी तक 15 ही बेच पाई और 10 ही रुपए पाई, तो निश्चित तौर पर हानि होनी तय है। ऐसे में आपको 2 चीजें करनी है, यहाँ लिखना है संख्या, यहाँ लिखना है दाम। यहाँ है कितनी गेंदे खरीदी, 20 गेंदे खरीदी, कास्ट के दौरान 25 रुपए लगाए थे, अभी फिर 15 गेंदे अभी तक बेची है और 10 रुपए उसने केवल प्राप्त किया है।
ऐसे में गेंदों की संख्या बराबर कर दो। बराबर कैसे होगा? अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं तो 60 होगा, इसको भी अगर मैं 3 से गुणा कर दूं 60 होगा। इससे क्या होगा पता है? 20 3 60 होगा और 20 25 के 100 होगा। सॉरी 25 3 8 100 75 होगा। ठीक है, 75 होगा। 15 चौके 60 होगा और 10 चौके क्या होगा? 40 होगा। मतलब अब देखो जब ये बराबर हो गया ना, तो अब आप इनके मूल्य को कंपेयर कर लीजिए। 60 गेंदों का हो गया, अब कंपेयर कर सकते हैं। ऊपर 75 है, मतलब 75 की अगर लागत है तो अपने को केवल 40 प्राप्त हुआ है। 5 15 बार 75 होता है, 5 8 40 होता है। आसान थोड़ा और कर लीजिए, मतलब 15 की लागत पर 8 ही रुपए प्राप्त हुआ। कितना कम मिला बताओ? 7 कम हुआ। किससे कम? 15 से। लिखिए 7 गुणे 100/15। 5 दिया 15, 5 भी सामने 100। 20 7 140 होता है। 3 से भाग करें, 3 चौके 12, 2 0, 3 छंगे 18, फिर 3 छंगे 18। 46.66% की क्या हानि? 46.66% की हानि है। ऑप्शन नंबर ए है राइट सोल्यूशन है। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो 10वां क्वेश्चन आपके इस सेशन का फाइनल हो रहा है। आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। सबका यह प्रश्न डन हो चुका होगा, क्लियर हो गया होगा। और अच्छा था, क्वेश्चन बढ़िया था, शानदार सा था। आपने सभी ने उत्तर भी दिया। इस प्रश्न को देखिए, 11 नंबर टाइम एंड वर्क का है। इंदिरा है, मंजू है, सुनीता है, 3 पर्सन है। किसी कार्य को क्रमशः 10 20 और 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। तीनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 5 दिन बाद इंदिरा ने तथा कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व मंजू ने कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ये प्रश्न है। मेरी बात को समझिएगा। 3 पर्सन है, इंदिरा जी हैं, ठीक है, मंजू हैं और सुनीता हैं। तीनों किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में कर सकती हैं। तीनों ने काम को प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, एंड भी किया। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आई कि काम जब शुरू किया तो तीनों ने किया, तीनों ने 5 दिन तक काम भी किया। 5 दिन बाद इंदिरा ने कहा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी, निकल गई। और जिस दिन काम समाप्त हुआ उसके 5 दिन पहले मंजू ने कार्य करना बंद कर दिया था। अब इसको समझिए थोड़ा सा आप लोग। ऐसी कंडीशन में हमेशा, जैसे इंदिरा है, मंजू है और सुनीता है, ये कर सकती हैं 10 दिन में, ये कर सकती हैं 20 दिन में, ये कर सकती हैं 30 दिन में। एक ऐसी संख्या बना ले जो प्रत्येक से कट जाए और वह होगी टोटल वर्क। क्या होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पर 10 20 और 30 से कटने वाली 60 संख्या है, मतलब टोटल वर्क 60 मान लीजिए। और हम इससे क्या करें? प्रत्येक की क्षमता निकाल लें। क्षमता क्या होगी? 10 छंगे 60 होगा, 20 तिया 60 होगा और 30 दूना 60 होगा। मतलब प्रत्येक की क्षमता 6 3 और 2 की हो गई। ये क्षमता हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर स्थिति क्या है कि स्टार्ट हुआ काम और काम को एंड भी करना है, एंड भी करना है। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। आपको जब भी कभी ऐसा प्रश्न मिले जहां पर स्टार्टिंग से 5 दिन बाद, स्टार्टिंग से 5 दिन बाद एक पर्सन कौन काम छोड़ी है? देखिए इंदिरा, इंदिरा निकल गई। पहले तो तीनों आ रही थी, इंदिरा प्लस मंजू प्लस सुनीता, तीनों काम कर रही थी। 5 दिन तक काम भी किया था, बट 5 दिन बाद इंदिरा जी ने काम करना बंद कर दिया। तो बची कौन? मंजू और सुनीता। मंजू और सुनीता भी बची हैं काम करने के लिए। काम समाप्ति के 5 दिन पूर्व यहाँ पर किसने? मंजू ने भी काम करना बंद कर दिया। अब केवल अकेले सुनीता बची हैं। मैं इसको करने का तरीका एक सिस्टमेटिक आपको बताता हूँ। जब भी कोई कार्य समाप्ति के पहले कार्य छोड़ दे तो पहले सोचो किसने छोड़ दिया, तो पता चला मंजू ने छोड़ दिया। तो मंजू जी को बुलाइए, पूछिए कि आप कितना कार्य एक दिन में करते? तो उन्होंने कहा हम 3 काम एक दिन में करते थे। कितने दिन पहले छोड़ी है? 5 दिन। अगर वो रहती तो कितने कार्य का योगदान देती? 15 का। अगर वो रहती तो 15 कार्य का योगदान देती। तो आपको इस टोटल कार्य में 15 और जोड़ देना था। अब कार्य मान लीजिए 75 हो गया। कितना हो गया? 75 हो गया टोटल। अब सोचो कि कार्य, अब इन तीनों ने, अब टोटल वर्क यहां से यहां तक 75 मान लीजिए, ठीक है। अब कार्य शुरू किया इन तीनों ने, तीनों मतलब तीनों, 6 3 9 2 11 की क्षमता से, और 5 दिन तक कार्य किया। मतलब कितने कार्य पूर्ण किया? 55 कार्य पूर्ण किया। तो किसने काम करना बंद कर दिया? इंदिरा ने काम करना बंद कर दिया। तो अब आप 55 कार्य पूर्ण हो चुका है, तो बोलिए अगर 55 निकलेगा तो कितने काम बचेंगे? 5 दिन बाद केवल 20 कार्य बचे। कितना कार्य बचेगा? 20 कार्य बचेगा। कितना कार्य बचेगा? 20 कार्य। काम करने वाले कौन? मंजू और सुनीता। मंजू और सुनीता एक दिन में कितने काम? 5 कार्य। तो 20/5 कर दें, 4 दिन में और बचा कार्य पूर्ण होगा। और 5 दिन पहले से लग चुका था, 5 दिन तो यहाँ लग चुका था ना, और 4 दिन अभी लग रहा है। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 दिन। 9 दिन में अपना वह कार्य पूर्ण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 9 दिन 11वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जिसका आ गया है। कंफर्म करते चलिए, बढ़िया से रिस्पॉन्स करते चलिए, अच्छे से कनेक्ट रहिए और शानदार से सभी प्रश्नों को हल करते चलिए,
ठीक है, एक फ्लो बना के चलिए, एक अच्छी कनेक्टिविटी दिखा के चलिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 12वें क्वेश्चन पर। ये भी एक बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है। एक चोर चोरी करके 3:30, ये देखो इस समय बज रहा 3:30 ना PM। यहाँ पर एक चोर था, चोर ने चोरी किया, जो भी चोरी किया, पता नहीं क्या चोरी किया था, पता चला नहीं चोरी कर लिया और चोरी करके भगा। कैसी स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप तो जानते ही हैं कि चोर चोरी करता है, चोरी करने के बाद भगता है, या बदमाशी करता है, भगता है, पुलिस देर से आती है। आज से नहीं, सदियों का इतिहास है। पुलिस को देखो, लिखिए, चोर ने दोपहर 3:30 पर चोरी किया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाकर भागा, मतलब कार लेकर भागा था, चाहे हो सकता है कार ही चोरी किया था। 4 बजे जब चोरी का पता चला, मतलब पुलिस को लेट थोड़ा पता चला, पुलिस को कब पता चला? यहाँ पर देखो पुलिस आके खड़ी हुई और उस समय लेकिन 4 बज रहे थे, 4 PM था, बट इस समय चोर यहाँ था। क्यों चोर यहाँ था? क्योंकि 3:30 से 4 के बीच आधे घंटे का वक्त था। आधे घंटे मतलब 30 मिनट का गैप हो गया। पुलिस जब पहुंची इसी पोजीशन पर तो पता चला कि 30 मिनट हो चुके हैं भाई। किसी ने पूछा तो बाहर एक मशीन लगी थी, उसने एक स्पीडोमीटर से बताया कि जो चोर चोरी करके भगा है उसकी गति इतनी थी। तो यहाँ से एक बात रियलाइज करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर इस समय पुलिस है तो इस पुलिस और चोर के बीच में कितनी दूरी है? यह दूरी हमको पता चलेगी क्योंकि हम सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चोर की चाल क्या है? 60 है, और कितनी समय तक भागा है? आधे घंटे तक। इसका मतलब वो जो आधे घंटे मतलब 30 मिनट, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। मतलब इस समय चोर यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर है, ये स्थिति है। चोर की चाल कितनी है? 60 और ऐसे भाग रहा है। पुलिस की चाल देखो, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। 70 की रफ्तार से पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया है। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? जब भी कोई ऐसे भाग रहा है, आप उसका अनुसरण करते हुए, उसको पीछा करते हुए, उसको जब आप कवर करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप उसको तभी पकड़ पाएंगे जब आप आपकी चाल उससे ज्यादा हो। मतलब किसी भी हालत में सोचो, एक तो आपसे ऑलरेडी दूर था वो, आप क्या उसके बराबर चाल से उसको पाते हैं? नहीं। अगर आप पुलिस होते तो आपको अपनी चाल को उससे ज्यादा करना पड़ता। ऐसी स्थिति में जब समान दिशा की चलने की बात होती, क्योंकि देखिए इधर दिशा में पुलिस चोर जाएगा और इसी दिशा में पुलिस भी जाएगा, तो बात हो गई समान दिशा की। जब समान दिशा में कोई किसी को चलकर पकड़ना चाहेगा तो पकड़ने में लगा समय बराबर, उनके बीच की दूरी कितना है? 30 बटा उनकी चालों का अंतर कितना होगा? 70 - 60 जो कि हुआ 10। तो 30 बटा क्या हुआ? 10, अर्थात कितना घंटा लगेगा? 3 घंटे। 3 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। 3 घंटे कब से काउंट किया जाएगा? जब से स्पीड या रेस प्रारंभ हुई। रेस कब से प्रारंभ हुई? 4 बजे से। 3:30 बजे तो चोर भागा था ना, 4 बजे से पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, तो 4 बजे से 3 घंटा बाद क्या स्थिति होगी बताएं? 7 बजे होगा। 7 बजे चोर पकड़ा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 12वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 7 बजे। 7 बजे शाम को वह चोर पकड़ लिया जाएगा, उसको सजा के लिए ले जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इसका 7 बज जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। अब इसमें देखिए शून्यों की संख्या पूछा है। अंत में जैसे स्टेटमेंट दिया है 50 का फैक्टोरियल है, गुणे 70 का फैक्टोरियल है, हाँ, प्लस 20 का फैक्टोरियल है। इसके अंत में शून्यों की संख्या। एक बात मुझे बताइए, जैसे मैं 2 संख्याएं गुणा करूं, सपोज करो 20 है गुणे 1000 है। अब बताइए गुणा करने पर इनके अंत में कितने शून्य आए? पता चला इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 4 जीरो आएंगे। अगर यही 20 प्लस 1000 होता तब बताओ इसके अंत में कितने जीरो आते? तो ये हो जाता 1020, अर्थात कितने जीरो आते पता है? 1 जीरो आता। मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है, जब हम गुणा करते हैं तो जीरो के लिए हम उनके प्रत्येक के जीरो को जोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं ना तो उसमें जो मिनिमम जीरो होता है वही अंत में जीरो होता है। ये ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी किसी का फैक्टोरियल, जैसे 20 का फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? 3 गुणे 2 गुणे 1 है। एक प्रसार है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का। किसी भी संख्या में अर्थात गुणनफल के अंत में जीरो तभी आता है जब उसके गुणनफल में फैक्टर के रूप में 5 और 2 का एक पेयर हो। 5 और 2 का एक पेयर हो, अर्थात 5 और 2 का एक जोड़ा निर्धारित करता है कि हम 10 हैं और हम जीरो बनाने के लिए कैपेबल हैं। तो हमें ये पता करने के लिए हमें 5 और 2 को एज ए फैक्टर काउंट करना पड़ता है ऐसी स्थिति में। और उसके लिए भी हम जानते हैं कोई प्रसार अगर होगा तो 2 की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी और 5 की अवेलेबिलिटी कम होगी। जिसकी अवेलेबिलिटी कम होगी वही पेयर बनाने में कैपेबल होगा, वही कंफर्टेबल होगा। तो मतलब 5 से अगर हम डिवाइड कर लें इसको तो पता चल जाएगा कितना बार गया, 4 बार। तो 4 5 के जोड़े हैं,
और 4 ही बार शून्य है। कन्फर्म? अब आप ध्यान से सोचिएगा, जैसे मान लो हमको इसको प्रोडक्ट करना है और इसको जोड़ना है इसके साथ। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसके अंत में ठीक ठाक 0 आएगा, आएगा ना? कितना आएगा अभी बता दे रहा हूँ। 50/5 कर दो, भाग बार गया 10, फिर 10/5 कर दो, बार गया 2। अब 2 नहीं जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है, तो 10 2 कितना होता है 12, तो 12 0 इसमें हुआ। इसी प्रकार से इसका भी हल किया जाएगा। 70/5 करें 14, 14/5 करें 2 10, 14 2 16, ठीक है। 16 0 इसमें हो गया, 12 0 इसमें हो गया, 16 0 इसमें हो गया, 12 16 क्या होता है 28। 28 0 देखिए यहाँ पर बनकर आ रहा है, करेक्ट 28 0। अब सोचो इसमें 28 0 है, इसमें तो कन्फर्म में कम ही 0 होगा ना। इसके 0 बताइए कितना होगा, क्योंकि ये गुणा है, मैंने आपको बताया गुणे में 0 जुड़ जाते हैं। अब इसमें 20 को हम 5 से भाग करें, 5 चौके 20, पहला ही छोटा हो गया, तो 4 0 आएंगे इसमें। कितने 0? 4 0। मैंने अभी बताया कि जब दो संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो 0 मिनिमम पर डिपेंड करता है। अगर इसमें 4 0 है तो तय है कि अंत में 4 ही 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया है 4 0 तो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट सोल्यूशन है, राइट सोल्यूशन है। मैंने क्लास में अगर जिस बैच में एक्सप्लेन किया उनको आता होगा, जिनको नहीं किया उनको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर एनालिसिस आप कर लें तो बाद में हम जब सीखेंगे तो समझ में चीजें आ जाएंगी। 4 फिर भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग का उत्तर आ रहा है। 13वें का राइट सोल्यूशन 4 है, पहला ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आइए 14 पर ध्यान दीजिएगा। यदि किसी गोला, गोला मतलब स्फीयर, जो आप जानते हैं कि गेंद है बेसिकली, गोले की त्रिज्या ये रेडियस है इसकी, 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल मतलब 4πr² में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? सीधा सा प्रश्न है। आयतन का पूछा जाता तो हम r का उपयोग 2-3 बार करते, क्योंकि आयतन ये तो सिर्फ सरफेस एरिया है। आयतन क्या होता पता है? आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, r का उपयोग 3 बार होता है। हम सतत वृद्धि यहां लगा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जैसे 50% की वृद्धि हुई है, तो 50% की वृद्धि है जिसको आप 1/5 कर दो, 1/2 कर दो, लिखो 2 से 1 बढ़ा है तो 3 हुआ है, फिर 2 से 1 बढ़ा है तो 3 हुआ है। क्षेत्रफल है तो 2 बार की इंक्रीज को काउंट किया जाएगा। अभी आप कितना लिख सकते हैं बताइए? यहाँ पर 2 दूना 4 है और 3 तियां बताएं 9 है। 4 से कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा। अगर यही आयतन होता ना तो एक बार और 2 लिखते, एक बार और 3 लिखते। 4 से 9 मतलब 5 बढ़ा है, 5 × 100/4 कर दें, 4 से डिवाइड करें, 25 हुआ, 25 पंचे 125। 125% की वृद्धि यहाँ पर पार्श्व क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा, जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर a + b मतलब 50 + 50 देखो, 50 + 50 प्लस 50 × 50/100 इसको भी लगा सकते हैं। देखिए 100 + 25 125% तब भी बन जाएगा पार्श्व क्षेत्रफल में। अगर यही आयतन होता तो यही चीज हम 3 बार करते, 2 2 2 से 3 2 से 3 2 से 3, तो 8 से 27 होता, उस वृद्धि को डिफाइन करना पड़ता। तो 14वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन कितना है? 125 है, ऑप्शन नंबर ए है और सबका सही है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये शानदार सा क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग का यह प्रश्न हल हो पाया है। बढ़िया क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा शानदार क्वेश्चन है। मेंसुरेशन 3D का बहुत ठीक ठाक उपयोग है। पानी से लबालब जानते हैं ना, लबालब तो सबको सुना ही होगा, ठीक, जिसमें जैसे जब आप देखते हैं बरसात में नदियों में तालाब में लबालब उछाल आता है, पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है। पानी से लबालब भरे एक खुले उल्टा शंक्वाकार बर्तन। अब दरअसल शंकु को बेसिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे, लेकिन ऐसे डिफाइन करेंगे तो कहां पानी डाल पाएंगे। अब हम पानी ऐसे रखते हैं, देखो ऐसे, ये देखिए एक शंक्वाकार बर्तन था, ऐसे जैसे उसकी वो नहीं होती है दूध वाले का, देखा होगा आपने। अब इस तरह से हमने इसको पॉइंट कर दिया। अब ये शंक्वाकार बर्तन है जो लबालब पानी से भरा है। शंक्वाकार बर्तन है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसकी ऊंचाई है, ये देखो ऊंचाई मतलब ये, और उसके शीर्ष की त्रिज्या ये 5 है। ये पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है, फिल्ड विद वाटर है। शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं, शीशे की कुछ गोलियां ऐसे, और गोलियां मतलब गोला, सीधा सीधा अभी अब पीछे पढ़ा हम लोगों ने, ये देखिए ऐसे शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं, उठा के इसमें डाली गई, ऐसे डाली गई, 1 नहीं 2 नहीं कई डाली गई। डालने से क्या होता है कि बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है। जितना इसका पानी का टोटल मात्रा थी, टोटल जो कैपेसिटी थी अर्थात आयतन जो था, उसका 1/4 क्या होता है, पानी बाहर चला जाता है। 1/4 पार्ट पानी बाहर चला जाता है। तो शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या अगर दी है इतना सेंटीमीटर, ध्यान देना ये भी सेंटीमीटर था, तो
तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या। एक बात आपने सुना होगा, आपने बचपन में स्कूल में जब छोटी मोरल स्टोरीज होती थी उसमें सुना होगा, एक प्यासा कौआ था, जंगल में प्यास से भटक रहा था, उसे एक घड़ा दिखा, घड़े में कुछ पानी था, तो उसने क्या किया कि जब अपनी चोंच डाली उसके अंदर तो उसे पानी जो है पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई, तो उसने जाके कंकड़ ढूंढे, कंकड़ ला ला के घड़े में डालना शुरू किया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। कितना पानी आया होगा, जितना कंकड़ की कैपेसिटी थी, क्योंकि कंकड़ पानी सोखता नहीं है, पत्थर जो होते टुकड़े सोखते नहीं हैं, वो उतनी कैपेसिटी जितना उनकी मात्रा है उतना ही पानी वो बाहर निकाल देंगे। यही चीज है, अगर इन कंकड़ या गोलियों को डालने से जितनी इसकी मात्रा थी, मात्रा मतलब आयतन मात्रा मतलब आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/4 मतलब 1/4 पानी बाहर आता है। क्यों? क्योंकि हम शीशे की कुछ गोलियां डालते हैं। कितनी डालते हैं? यन डालते हैं। क्या होता है गोली का आयतन? अभी लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो जैसे जैसे वैसे पुट करिए। अब आप देखिए आपको कंपेयर किससे करना है, यन पाई। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बस अगर आपने अब सही से इसको समझ लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे जैसे कहा वैसे उसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो आइए अब देखिए वैल्यू को लेते हैं और इससे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कितनी गोलियां टोटल डाली गई थी। सबसे पहले आप इसका आयतन देखिए कितना है, 1/3 है गुणे पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच है। लेकिन आपको पता है इसका 1/4 भी करना है, इसलिए 1/4 पहले से पुट कर दीजिए। ठीक है, 1/4 देखिए सब्स्टिट्यूट करना ही करना पड़ेगा। इधर चले आइए, गोलियों का आयतन कितना है, आयतन का फार्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब है ही है, लेकिन साथ साथ आपको पता है गोलियों की संख्या निकाली जो कि n है, लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो जैसे जहां पर जिसकी आवश्यकता है उसको सब्स्टिट्यूट करिए। सबसे पहले क्या पुट करिए, सबसे पहले पुट क्या, पहले खत्म करिए। पाई को पाई से कैंसिल करिए, 3 को 3 से कैंसिल करिए, करेक्ट है, 3 को 3 से कैंसिल करिए। अभी देख लीजिए क्या सिचुएशन है, यहाँ पर r का मान देखो इसका कितना है 5 है, तो हमारे पास 1/4 है, ध्यान दीजिएगा 5 गुणे 5 कर दीजिए, और ऊंचाई कितनी है 8 है, नीचे कितना है 4 है, करेक्ट, बराबर। यहाँ चले चलिए n है और 4 है, और सबसे इंपॉर्टेंट r की जगह इसकी कितनी वैल्यू है 0.5 है, तो 0.5 का थोड़ा होल क्यूब करके देखिए कितना होगा। 0.5 का मान 1/2 होता है, 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8 आएगा। तो सीधा सीधा हम ज्यादा इधर उधर ना करके 1/8 फुट कर दें, 1/8 फुट करेंगे, 4 दूना 8 होगा, ठीक है, ये भी 4 दूना 8 होगा, 25 दूना 50 होगा, 50 दूना 100 होगा, मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यह 25 दूना 50 हो गया, 50 गुणे 2 कर दीजिए तो कितना होगा 100, अर्थात n का मान बोलिए कितना होगा 100। कुल कितनी गोलियां डाली जाएंगी बताएं, 100 गोलियां पड़ेंगी तो जाकर के 1/4 पानी उस शंक्वाकार जो बर्तन है उससे बाहर निकल पाएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 15वें का आप देख पा रहे हैं 100 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी में है। आई होप आप में से प्रत्येक ने सही उत्तर इसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x बराबर 633 की पावर 24 है, माइनस 277 की पावर 38 है, प्लस 266 की पावर 54 है, तो आपसे पूछा x का इकाई अंक क्या होगा। x का इकाई अंक मतलब इस स्टेटमेंट का इकाई अंक क्या होगा। अब आपको कुछ बातें बता दूं कि जब ये नंबर बेस पावर के फॉर्म में है, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अब 6 है, पावर चाहे जो लगा रहेगा इसके इकाई पर 6 ही आएगा। फिर दूसरी बात मैं बता दूं, अगर किसी संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो ऐसी केस में हमें पावर को 4 से भाग करना होता है, और पावर को 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ध्यान देना 3 और 7 की केस में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमेशा 1 आएगा, मतलब इसकी जगह पर 1 आएगा। उसका भी सिस्टम है कि रिमाइंडर अगर 0 आता है 0 की जगह 4 का उपयोग किया जाता है। 3 की पावर 4 81, मतलब अंत में 1 हुआ। माइनस देखिए यहाँ 7 है, इसको भी 4 से भाग करेंगे, 4 9 36, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आया, 7 7 49, मतलब यहाँ पर 9 होगा, प्लस लगा दीजिए। अब इसको सोल्यूशन करिए, 1 से -9 मतलब -8 हुआ, -8 + 6 कर दे -2 होगा। जब भी कभी नेगेटिव आए तो नेगेटिव उत्तर नहीं होता है, आप उसको 10 से घटा दीजिए, 10 से घटाएंगे तो सही आपका यूनिट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो डी ऑप्शन अगर आप 8 लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर पा रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग 8 देखिए लगा भी रहे हैं। तो राइट सोल्यूशन 16वें क्वेश्चन का 8 है, एकदम अच्छे से इसका सोल्यूशन उतार लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर पर। 17 क्वेश्चन देखिए पहुंचिए, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है कि 2 संलग्न मतलब एडजेसेंट जो साथ में जुड़ी हैं, भुजाएं 74 और 40 हैं, मतलब जुड़ी भुजाएं 74 और 40 हैं,
यदि इसके विकर्णों की संख्या, मतलब विकर्णों में एक विकर्ण आपका 102 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या हो जाएगा। एक पैरेललोग्राम देखिए बनाइए, ऐसे बनाइए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम जैसे हम जनरली हमने कहा ABCD है, करेक्ट, ABCD है। संलग्न भुजाएं देखिए ऐसे प्रेजेंट की जाए, अगर इसको 74 माना, इसको 40 माना। एक विकर्ण आपको देख रहा है कि 102 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दें, या इसके समांतर है, ध्यान दीजिएगा, या इसके समांतर है। कुछ बातें जान लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करता है, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो दोनों एक तरह से हम ये समझ गए, अगर हम इस त्रिभुज ABC को लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका डबल करेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ये त्रिभुज है, और त्रिभुज ऐसा है जिसमें तीन भुजाएं आपको दी गई हैं। जब भी किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई होती हैं तो उसके एरिया का सूत्र हीरोन्स फार्मूले से निकलता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, √S, S minus A, S minus B और S minus C. This is the pattern, this is the formula to getting the area of a triangle whose all the three sides are given. जब तीन की तीनों साइड दी होती हैं, यही एरिया फाइंड करने का हीरोन्स फार्मूला है। हीरोन्स फार्मूला है, आप लोग इसको जाने रहिएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको डिफाइन करना है कि यस क्या है। यस हमेशा सेमी पेरीमीटर है, हाफ हाफ पेरीमीटर है, परिमाप का आधा है। और परिमाप क्या होता है, A + B + C, ये परिमाप होता है, उसका हाफ कर दे तो आपको पेरीमीटर का आधा प्राप्त हो जाएगा। तो परिमाप के लिए आपको तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 102, 70 और 40, 102, 74 और 40। चलिए सबको जोड़ते हैं, कितना होगा, 102 में अगर 40 जोड़ा 142 हो गया, और 70 जोड़ा, ठीक है, 210, 214, 216 हो जाएगा। 216/2 होगा, मतलब 108 हो जाएगा। जो आपका अर्ध परिमाप यस का मान कितना होगा, 108 होगा। अब आपको इसी फार्मूले पर रखना है, एरिया निकालना है, एरिया का डबल करना है, सिंपल सा काम है। आइए चलते हैं, समझते हैं हम लोग। चलिए पहले एरिया की तरफ जाते हैं। यस मतलब 108 रखिए, गुणे यस से अगर हम 102 निकालेंगे तो 6 बनेगा, ठीक है। 40 निकालेंगे, अगर 40 निकालते तो कितना आएगा, 68 आएगा, 68 ना। और 74 निकालते हैं तो 8 से 4 देखो 4 हो गया, और 10 से 7 3 34 हो गया। अभी इसका गुणा मत करने लगी, चलिए गुणा कर दे, फैक्टराइज करिए, वर्गमूल निकालिए। कैसे निकलेगा देखिए, अब इसका सोल्यूशन देखिए। 108 को 12 9 ना, 3 × 3 × 3 3 9, और 9 दूना 18, ऐसे करिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 12 9 जैसे हमको 8 करना है। 27 एक तरह से 27 चौके हो जाएगा ना, 27 चौके हो गया, 3 3 9, देखिए 27 हो गया, 2 दूना 4। अब देखिए 2 दूना 4 3 12, 12 9 108 होता है। 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 17 चौके 68 होता है, 2 × 2 × 17 कर दीजिए। और इसको क्या करेंगे, 17 दूना 34, 2 × 17 कर दीजिए। अब सबके पेयर देखिए आपको दिखेंगे, सबके पेयर, जैसे 3 का एक पेयर, करेक्ट, 3 का दूसरा पेयर, ठीक है, 3 के 2 पेयर आ गए। 2 की बात करिए, एक पेयर आ गया। दूसरा पेयर भी देखिए दिख रहा होगा आपको, ये दूसरा पेयर दिख गया, करेक्ट। फिर एक पेयर और दिख रहा होगा, यस दिख रहा है, ठीक है। अभी एक 17 दिख रहा है ना, 17 का एक पेयर। चलिए ये आया, 3 3 9 दूना 18, दूना 36, जैसे पूरा गुणा करिए, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, ये आपके पास 8 × 9 × 17 है। अब ये तो इसका ही क्षेत्रफल होगा ना, इसका ही क्षेत्रफल होगा। इसका डबल कर दीजिए, पूरे का क्षेत्रफल आ जाए। तो आप पूरे का क्षेत्रफल लाना है तो इसको जस्ट डबल करिए, ठीक है। ये देखिए 2 से गुणा कर दें, 8 दूना 16 9 144 हुआ, 144 × 17 करिए, 17 चौके 68 की आस हासिल 6, फिर 17 चौके 68, 68 6 74, 68 6 क्या होगा, 74 की 4 हासिल 7, 17 के 17 7 24 होता है, 2448 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो ऑप्शन नंबर सी में आपके पास है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, 17वां क्वेश्चन आपका डन होता है, जो सी ऑप्शन में है, 2448 राइट सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का एक शानदार सा प्रश्न है। ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया, कुल पूंजी का 33 सही 1/3, जिसको आप 1/3 कह सकते हैं, परसेंट में अगर लिखा है तो 1/3 कहिए। ए किसने लगाया, ए ने लगाया। शेष जो बची पूंजी उसका 33 सही 1/3, उसका भी 1/3। बी और सी ने, बी और शेष सी ने निवेश किया, मतलब ध्यान सुनिएगा, जितनी पूंजी लगी है उसका 1/3 किसने लगाया, ए ने लगाया। जो बचा उसका 1/3 बी ने लगाया, जो बचा वो सी ने लगाया। तो अभी कह रहा है कि अगर हम व्यापार कर लिए और अंत में कुल लाभ इतने का हुआ, तो सी और बी के लाभ से में डिफरेंस पूछ रहा है कि सी का लाभ बी के लाभ से कितना ज्यादा है। ध्यान देना कि जब लाभ का बंटवारा हम सोचते हैं तो उससे पहले हम निवेश प्लान करते हैं।
हमारे निवेश का अनुपात ही लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले निवेश की बात करें तो जैसे हमने देखा यह संख्या अगर 1/3 है, 2 बार का स्टेप है, 2 बार जैसे बचे पे बचा है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि अपने इस निवेश को आप 9 मान लो, 3 का वर्ग कर दो 9 मान लो, टोटल निवेश 9 मान लीजिए। करेक्ट। 9 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा पता है? 3 आएगा। 1/3 करिए, 3 ए हिस्सा हो गया ए का, बचा कितना? 6। इसका 1/3 करिए, 1/3, 1/3 2 आया, किसका हिस्सा हो गया? बी का, बचा कितना बताएं? 4। इस प्रकार से अब तीनों के हिस्से कंफर्म हो गए। ए का हिस्सा 3 है, बी का हिस्सा 2 है और सी का हिस्सा देखिए 4 है। ये तीनों के हिस्से हो गए, तीनों के निवेश का अनुपात हो गया 3, 2 और 4। तीनों का भाग कंफर्म हो गया कि ए का हिस्सा अगर 3 है, बी का 2 है और सी का 4 है। आपको पता चल रहा होगा सी बी से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अब अगर हम लोग को पता करना है कैसे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, बंटवारा करिए। आप प्रत्येक का भाग निकाल सकते हो। कैसे? 3, 2, 5, 4, 9 कर लो। 9 की तुलना किससे कर दे पता है? 20,250 से। 20,250 से कितना निकालना है? 2 का मान। 2 बराबर देखिए 9 दूना 18, 18 2, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2250 हुआ। 2 से गुणा करें, 0 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 1 2 दूना 4, 4500 राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी 4500 राइट सोल्यूशन है। 18वां क्वेश्चन आपका डन होता है। करेक्ट है, तो बी ऑप्शन नोट करिए, सही उत्तर आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है, जैसे कोई सामान खरीद के लाया तो उसने उसको ऐसा प्रिंट किया कि 20% की छूट देने पर भी, 20% का डिस्काउंट भी देता है तो भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तब भी 25% का लाभ। दुकानदार की प्लानिंग यही होती है, वो पहले से तय कर लेते हैं कि छूट तो देंगे, सबको व्यापार सब बाजार में दे रहे तो हमको भी देना पड़ेगा, लेकिन पहले से मार्जिन ऐसा सेट करता है, ऐसा ग्राहक को बताता है कि आप कितना सोच लो, आपको उसको फायदा होना तय है। उसने अपना पहले से कंफर्म कर लिया कि हमें 25% का लाभ चाहिए तो चाहिए, फिर हम ग्राहक को 20% की छूट दें, क्या दें, कैसे दें, हमसे इससे मतलब नहीं है। कह रहा है यदि वस्तु की लागत 560 है तो उसका अंकित मूल्य प्रिंटेड प्राइस क्या था, कितना था, ये बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके से कर सकते हैं। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य। जबकि लाभ जो होता है वो हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। और क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य। ऐसी परिस्थिति में आप चाहें तो एक मेथड है कि आप विक्रय मूल्य को बीच में करें, क्योंकि दोनों से रिलेटेड है। यहां क्रय मूल्य करें, यहां पर अंकित मूल्य करें। अब देखिए 20% को 1/5 कहें, मतलब ये बताएं कि जो वस्तु की प्रिंटिंग प्राइस 5 रुपए थी, उसको हमें 1 कम करके ग्राहक को कितना देना होगा? 4 में देना होगा। इधर चले आइए, 25% मतलब लाभ, जो कि 1 क्या होता है? 4। हमने कहा जिस सामान को दुकानदार ने 4 में खरीदा था उसे उसको कितने में बेचना होगा? 5 में। ऐसे में विक्रय मूल्य को बराबर करना होता है। बराबर कैसे होगा? 5 है 4 है 4 कर दो, 4 है 5 है 5 कर दो, मतलब ये 16 क्रय मूल्य हो गया। बताया उसने 25 और बेचा कितने में? 16 में। क्या दिया है? वस्तु का लागत मतलब क्रय मूल्य है जो कि 560 है। ठीक है, हमको बताना है अंकित मूल्य, अर्थात इसका मूल्य आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे, तुलना कर लीजिए फटाफट। 16 से देखिए इसको डिवाइड करिए। 16 अब देखिए 16 से जैसे हम चाहे तो अपने हिसाब से कैंसिल करें। जैसे अब देखो यहाँ पर वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। 16 3 48 होता है और 16 पंचे 80 होता है। 35 हो गया, 35 का गुणा 50 से करें। 25 पंचे 125, कैरी 12, 25 या 75, 12 कितना होगा? 87 ना, 875 हो जाएगा। उसका प्रिंटिंग प्राइस 875 होगा। इसको इस तरह से भी कर सकते थे अगर आप लोगों ने किया होगा। देखिए ध्यान से, हम इसकी बेसिक वैल्यू को 100 मान लें 100 मान लें। हमने 20% की छूट दिया मतलब 80 कर दो, हमको 25% का लाभ हुआ 125 कर दो, और कुछ नहीं। देखिए आपको क्लियर हो जाएगा, सारी बातें कंफर्म हो जाएगी। इसका मूल्य आप 560 कर दो और इसका मूल्य बता दो। देखिए अभी तुरंत आ जाएगा। कैसे समझिएगा 0 से खत्म हुआ, 8 7 56 हुआ, 25 7 से इसको गुणा करें। 5 5 7 5 35, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 1 7 1 8। देखिए बराबर हुआ कि नहीं? हो गया। सीधा सीधा बता सकते हैं। तो मतलब ये तरीका बेस्ट है, बट ये भी जरूरी है, इसको भी जान लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन डन होता है इस सेशन का, इस मॉक टेस्ट का। 19 प्रश्न आपने अभी तक हल किया है। अब पहुंचिए 20 पर आइए। शेषफल देखिए, 3 की पावर कितना है? 21 है। किससे भाग कर रहे हैं? 5 से। पूछ रहा है शेषफल क्या आएगा। अब सोचो 3 की पावर 21 का मतलब क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार? 21 बार।
5 से जब मैं 3 को भाग करूंगा तो शेषफल या तो 3 आएगा प्लस में, या तो -2 आएगा। ना +3 काम करेगा ना -2 काम करेगा। कन्फर्म है ना? तो इसलिए हम लोग सोचें कि जो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा हुआ है कितना बार, 21 बार, इसमें से क्या अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं तो क्या अकेले 3 कैपेबल है जो प्लस। अच्छा, दरअसल बेस पावर का जब प्रश्न होता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 5 से भाग करें या जो भी भाजक है, शेषफल या तो +1 आए या तो -1 आए। हम वैसे ही व्यवस्था करने जाते हैं। हमने देखा कि अगर हम 5 से अगर हम 3 को भाग करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, +3 आएगा या -2, उसका कोई उपयोग नहीं है। ना तो +3 लेके चल पाएंगे ना तो -2। बट जब 3 को 3 से मिलाया तो 9 हो गया। कितना? 9 को 5 से भाग किया, 5 1 के 5, ऐसे सोचिए 5 दूना 10 में से 1 घटा -1 हुआ। तो इसका मतलब अगर हम 5 से 9 को भाग किए हैं तो शेषफल आपका -1 आएगा, या तो +1 आए या तो -1 आए। दोनों परिस्थितियों में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए हमें समझ गए कि जो 3 की पावर 21 लिखा है, आप इसको पहले 3 की पावर 2 बनाओ, 9 जो हमारे काम का है। 2 ने जब इसको भाग किया तो कितना बार गया? 10 बार गया। तो लेकिन अभी 3 की पावर 20 ही तक हुआ है। अभी गुणा करो और लिखो 3 की पावर 1। दो बातें समझ में आई। एक तो जैसे a की पावर m पावर अगर n है तो a की पावर m इंटू n होगा। दूसरा a की पावर m गुणे a की पावर n है, बेसिस सेम है तो आप a की पावर m प्लस n कर सकते हैं। दोनों बातें समझ में आई ना? आप देखो वही चीज है। बटा कितना है? 5 है। बटा कितना है? 5 है। अब जब 5 से भाग करेंगे इसको तो -1 बनेगा। -1 की पावर 10। ध्यान रखना, -1 की पावर अगर n है तो 2 रिजल्ट आएंगे, एक तो +1 एक तो -1। +1 तब आएगा जब n क्या है? सम है। और -1 कब आएगा? जब n एक क्या है? विषम है। तो यहाँ पर तो सम है तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से रिजल्ट +1 आएगा। और ये 3 है 5 है, जब भी किसी छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तो वही शेषफल हो जाता है, 3 ही रह जाएगा। तो अब ऊपर 3 है नीचे 5 है तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, रिमाइंडर 3 है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 3 है, ऑप्शन नंबर सी है। 20 प्रश्न अरिथमेटिक वाले डन हुए। अब आते हैं हम लोग DI पर। तो DI का पहला क्वेश्चन, और DI आप देख पा रहे हैं कि 2 DI दी गई है और 2 पाई चार्ट आपको दिए गए हैं। पढ़िए, पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला पाई चार्ट, AC स्प्लिट AC प्लस विंडो AC के डिस्ट्रीब्यूशन के, गर्मी चल रही है AC का जरूरत आप समझ ही रहे हो सब लोग ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिशत को दर्शाता है। तथा दूसरा पाई चार्ट बेचे गए स्प्लिट AC के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिशत को दर्शाता है। पहला किसको करता है? स्प्लिट AC प्लस विंडो AC के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और दूसरा पाई चार्ट बेचे गए स्प्लिट AC के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रतिशत को दर्शाता है, जिसमें 4 अलग अलग स्टोर हैं, XYZ है एंड K है। टोटल AC स्प्लिट AC प्लस विंडो AC 3000 है और केवल स्प्लिट AC की बात करो तो 1200 है। यहीं से कंफर्म हो सकता है विंडो AC की संख्या कितनी होगी? 1800 होगी। ये आपको टोटल दिया है। अगर इसी में हमको जैसे स्टोर X का बताना हो कि दोनों से कितना गया है तो 25% कर दीजिए, जो कि 25% क्या होगा? 25/100 अर्थात 1/4 होगा। 3000 से गुणा कर दें तो 2 जीरो चला गया, 25 या 75, 750 स्प्लिट और विंडो AC कहां से गई है? स्टोर X से गई है। और उसी समय हमको ये बताना हो कि 750 तो दोनों है, अगर मुझे बताना है कितनी स्प्लिट AC गई है तो जैसे हम 30 बटे कितना कर दें? 100 कर दें तो ये शून्य खत्म और गुणे 1200 कर दें। मतलब इसको छोड़ दीजिए, ये देखिए ये दोनों जीरो होगा, 12 3 36, 36 तो केवल स्प्लिट AC गई हैं। 750 में अगर हम सोचे तो सॉरी 360, अगर यहाँ सोचे 360 तो केवल स्प्लिट AC गई हैं। अब 750 से 360 घटा दे तो आपको पता चल जाएगा कितनी विंडो AC गई हैं। तो अब आप प्रश्न को पढ़िए, अगला जो दिया है, स्टोर X द्वारा, ध्यान से देखिएगा हम स्टोर X का ही कर रहे थे अभी, बेचे गए कुल AC, कितना AC बेचा था उसने? अभी किया था 1/4 होगा, गुणे 3000, अभी कितना किया था हम लोगों ने? 750। स्टोर Y द्वारा बेचे गए विंडो AC, स्टोर Y के पास चलते हैं, पहले टोटल की बात करो कितना है, क्योंकि विंडो AC की बात कर रहा है ना, से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? इसके कुल AC कितना है? 750 है। किसका? विंडो स्टोर X का। स्टोर Y के पास गए और उसके द्वारा बेचे गए विंडो AC की बात करनी है, तो पहले तो कुल AC बताइए कितना है? 30 और यहाँ पर कितना है? 1200। जब भी ऐसा हो इसके 2 जीरो गायब कर दीजिए, 30 कर दीजिए, या ऐसे सोच लीजिए ना, ये देखिए ऐसे था ना, 2 जीरो चले गए तो 900। इसने कुल कितना बेचा है? 900। कितना बेचा है? 900। अगर 900 इसने बेचा है तो सोचो उसमें स्प्लिट कितना है? स्प्लिट कितना है? गए 1/4 होगा, गुणे 1200, 4 3 1200, 300 होगा। 300 तो स्प्लिट है। अब विंडो की बात करिए, विंडो की संख्या हो जाएगी
900 माइनस 300 मतलब कितना बताएं 600। तो 600 तो इस विंडो एसी हो गई। अब आपसे यही पूछा है कि जो ये 750 है इस 600 से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो साफ साफ है ज्यादा है। कितना ज्यादा है ऐसे काट दीजिए, 15 × 5 = 75 है, 15 × 4 = 60 है, 4 से 5 है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितने से 4 से 25% ज्यादा है। कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 25% ज्यादा है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टोर जेड, ध्यान से देखिएगा। स्टोर जेड की बात करते हैं, ए है जो 22% है। बेचे गए कुल, दोनों की बात करिए, स्टेयर एक्स द्वारा बेचे गए विंडो एसी का अनुपात कितना है। तो आपको ठीक ठाक प्रश्न करने को मिल रहा है। ये देखो क्या लिखा जाएगा, 22 क्या लिखेंगे हम लोग, 22/100 × 3000 ना, 22/100 × 3000 है। आप इसको दोनों को खत्म कर दीजिए, 22 × 66, 66 के बाद एक 0 लगा दीजिए। तो स्टोर जेड ने टोटल कितनी एसी बेची है, चाहे विंडो की बात करो चाहे स्प्लिट की बात करो, दोनों मिला दीजिए तो उसने कुल 660 एसी बेची है। करेक्ट। और हम थोड़ा चलते हैं किसके पास, स्टोर एक्स के पास आते हैं। स्टोर एक्स ने कितना बेचा है, 1/4 × 3000, कितना बताइए 750। लेकिन ये टोटल है ना, जबकि हमको क्या चाहिए, एक्स द्वारा बेचे गए विंडो एसी, ये तो टोटल है 750। अभी स्प्लिट की बात कर लो, स्प्लिट निकालोगे तभी तो विंडो आएगा। तो लिखिए 30/100 × 1200, 2 0 गए, 12 × 3 = 36, 360 हुआ। 360 अगर हम इसमें से निकाल दें तो इसका विंडो पता चल जाएगा। 0 15 से 6 9 होता है और 6 से 3 3, 390 हुआ। आपको इसका रेशियो बनाना है तो लिखो 660, एक किसका है विंडो स्टोर जेड का कुल, रेशियो बनाइए 390, एक 0 खत्म हुआ। अब इसको देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल किससे हो रहा है, 3 से। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 1 के 3 3, 22/13 है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, राइट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्नों का, 22 नंबर आपका डन होता है। 23 पर चलते हैं। स्टोर के द्वारा, स्टोर कहां पर के है, ए है जो 23% है। 23% मतलब 23/100 गुणे कितना 3000, 2 0 चला गया, 23 × 69, 690 है स्टोर के में। सभी देखिए लिखा है स्टोर के द्वारा बेचे गए विंडो एसी, केवल विंडो एसी, वह सभी स्टोर द्वारा बेचे गए कुल एसी, सभी स्टोर द्वारा बेचे गए कुल एसी 3000 है। स्प्लिट प्लस विंडो का कितना % है, ठीक है। लेकिन हमको स्टोर के पे जाना है। स्टोर के का यह जो आंकड़ा है यह विंडो प्लस स्प्लिट है, जबकि हमको इससे किसकी बात करनी, केवल विंडो की बात करनी है। तो अभी तो पहले आपको एक टोटल पता चला, विंडो प्लस स्प्लिट बात कर। अच्छा इसमें एक चीज बढ़िया है कि कुल एसी तो 3000 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यही लिखा है ना, पढ़िएगा तो समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्टोर किसके पास, स्टोर के पास, यहां जाते हैं, सोचते हैं कितना स्प्लिट बेचा है इसने। तो 17/100 × 1200, 2 0 चले गए, 17 दूना 34, 17 1 के 17 3 20, 204 हुआ। ये तो क्या है, स्प्लिट है। विंडो बताइए कितना होगा, 690 - 204, 10 से 4 6 होता है, 8 हुआ, और 6 से 2 486 है। 486 स्टोर के ने विंडो एसी सेल करी है। हमसे पूछा क्या है कि स्टोर के द्वारा बेचे गए विंडो एसी व सभी स्टोर द्वारा बेचे गए कुल एसी दोनों का कितना %। 486 3000 का कितना % है, 486 × 100 करके बटे 3000 कर दीजिए। करेक्ट, 2 0 चले गए, और अभी यह 30 है तो काटिए, 3 से जा रहा है, 8 से 14 जहां 3 से जा रहा है, 3 धाम में हो गया, 3 1 के 3, 3 6 18, 3 दूना 6, 10 से और भाग कर दें, 16.2% आ रहा है। 16.2% आप लगा सकते हैं। तो बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से बस केवल समझिएगा। हम बाकी एक अच्छी खासी सेशन अभी प्लान कर रहे हैं आगे डीआई के लिए, और डीआई का इंपॉर्टेंस आप जान ही रहे हो कितना है इस समय। तो बढ़िया प्रश्न रहेंगे और बढ़िया से उसका पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन अभी केवल एक एनालिसिस करके प्रश्न का उत्तर मैच करा लो, देख लो कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों ने गलत किया है। इसको देखिए, यदि स्टोर वाई ने, स्टोर वाई कहां पर है, ए है, प्रत्येक विंडो एसी को 28,000 में बेचा है, ठीक है। तो स्टोर वाई द्वारा सभी विंडो एसी को बेचकर प्राप्त की गई कुल राशि। तो पहले बताइए स्टोर वाई ने कुल कितनी विंडो एसी बेची है, पहले बताइए स्टोर वाई ने कुल कितना एसी बेचा है। 30/100 कर दीजिए गुणे 3000, कुल भैया उसने 900 एसी बेची है टोटल विंडो प्लस स्प्लिट। और स्प्लिट कितना बेचा है, 25/100
गुणे 12,000, 1200 है ना टोटल। स्टोर वाई की बात कर रहे हैं हम लोग। 12 पंचे 60, 12 24 से 300, मतलब 300 तो उसने स्प्लिट बेचा है। विंडो कितना बेचा होगा बताइए? 900 माइनस कितना 300, तो विंडो बेचा उसने 600। 600 विंडो एसी बेचा है उसने। अब 600 विंडो एसी बेचा है और एक विंडो एसी के लिए उसने 28,000 रुपए प्राप्त किए हैं। कितने? 28,000 रुपए। अब इनका गुणा करना है आपको, तो जीरो लगाइए। 3 2 5, 1 2 3 4 5, गुणा करिए। 6 8 48 ना, 6 8 48, 6 दूना 12 4 16, करेक्ट। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 68 लाख, 1.68 करोड़, 1.68 करोड़ राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 68 लाख, ये सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सारी विंडो एसी बेच करके वह 1.68 करोड़ रुपए प्राप्त करेगा, जो 1 करोड़ 68 लाख के बराबर है। ये हो गया आपका 24 नंबर। और अब आता है आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, जो कि डीआई का भी लास्ट ही है। एक्स, वाई और के द्वारा बेचे गए स्प्लिट एसी का, बढ़िया है भाई, चलो अच्छा प्रश्न मिल गया। ठीक है, ये आसान है, इसमें कोई बहुत तुलना इधर उधर नहीं करनी। एक्स वाई एक्स, हालांकि सब सही थे, कोई अच्छे ही प्रश्न थे। एक्स, वाई और के द्वारा, कहाँ है एक्स? ए है, वाई ए है, के ए है। इनके द्वारा बेचे गए स्प्लिट एसी का औसत बता दो। तो आप इनका परसेंटेज देखिए कितना है, 30 प्लस 25 प्लस 17। सीधा सीधा परसेंटेज का औसत निकालिए, पहले संख्या की जरूरत नहीं है। जोड़िए कितना होगा, 30 30 60, 10 70 2 72 बटे 2, मतलब 24%। 24% है तो 24 बटे 100 गुणे 1200, करेक्ट। 2 जीरो चले गए, 12 चौके 48, 12 दूना 24 4 28, 288 आएगा, ये इनका औसत है। तो मेरे ख्याल से सेशन आपको अच्छे से क्लियर होता दिखा। सारे प्रश्नों का मिलान करिए, अपना उत्तर लिखिए लास्ट में कमेंट में कितने आउट ऑफ कितने हुए हैं। और ये सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। अभी आज की एनालिसिस यहीं पे समाप्त होती है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और अब सब लोग अपना आंसर मैच कराएं और आंसर जरूर हमें कमेंट में बताएं। आउट ऑफ 25 कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, किन किन क्वेश्चंस में ज्यादा डाउट्स है, जिससे उस पर फिर से काम कर सके। तो चलिए, मुलाकात फिर से होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।